A very good morning, students. Today we are going to start chapter number 4 of civics. The name of chapter is Understanding Laws. In previous class of civics we have done chapter number 1 and 2, and chapter number 3 is removed from your syllabus, so that's why we will continue with the chapter number 4. The name of chapter is Understanding Laws. In this chapter we will understand about the laws in detail. So let's start. फर्स्ट टॉपिक इज द नीड फॉर लॉज. हमें नीड क्यों है लॉज की? मीन्स लॉ क्या होता है स्टूडेंट? कोई रूल होता है, मतलब जो कानून है उसकी हमें नीड क्यों है, ये हमें देखना है. वी हैव सीन इन अर्लियर चैप्टर्स द सोसाइटी विच हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट व्यूज, एस्पिरेशंस एंड रिसोर्सेज लिविंग टुगेदर मस्ट हैव सम रूल्स टू फॉलो इफ पीस, हार्मनी एंड प्रोग्रेस इज टू बी एंश्योर्ड. हमने अर्लियर चैप्टर्स में देखा है कि कोई सोसाइटी है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मतलब पॉपुलेशन उसकी ज़्यादा है, और वो भी क्या है, सभी अलग अलग व्यूज़ हैं, सबके डिज़ायर्स अलग हैं, रिसोर्सेज सबके पास अलग अलग हैं, और वो एक साथ रह रहे हैं. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि उनके पास कुछ रूल्स हों जिनको वो फॉलो करें. अगर वो पीसफुली और हारमोनी मतलब बैलेंस के साथ वो रहना चाहते हैं, एक सोसाइटी में मिलजुल कर रहना चाहते हैं और प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो उनको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे. That is why all civilized societies, some rules or laws are framed and a system is put in a place to ensure enforcement of these laws and to punish those who do not follow these laws. इसी वजह से क्या होता है, जितनी भी सिविलाइज सोसाइटी हैं सब में कुछ रूल्स बने हैं, कुछ लॉज फ्रेम किए गए हैं, और एक ऐसा सिस्टम पुट किया गया, ऐसा सिस्टम बनाया गया जिससे कि इन रूल को एनफोर्समेंट किया जाए, इन रूल्स को अप्लाई किया जाए, और जो ये लॉज हैं, रूल्स हैं, वो फॉलो नहीं करता तो उसको पनिशमेंट दी जाए, और जो उनको फॉलो नहीं करे उनको पनिशमेंट दे. ऐसा एक सिस्टम बनाया गया. वंस द सोसाइटी फ्रेम्स एंड इम्प्लीमेंट्स दीज लॉज दे शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस. अगर ये एक बार रूल बन जाए किसी सोसाइटी के लिए और इम्प्लीमेंट हो जाएं तो ये लॉ सभी के लिए इक्वल होंगे. डजेंट मैटर कि वो किस कास्ट का है, किस क्रीड का है, कोई इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल स्टेटस उनका क्या है, मीन्स हायर स्टेटस है उनका या लोअर है, डजेंट मैटर, सबके लिए रूल इक्वल है, ये बताना चाहते हैं. नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ. नेक्स्ट टॉपिक है रूल ऑफ लॉ. लॉ के रूल क्या हैं? इफ इन सिंप्लीफाइड टर्म्स द रूल ऑफ लॉ इज द प्रिंसिपल दैट नो वन इज अबव द लॉ. रूल ऑफ लॉ का मतलब है, इस टर्म का मतलब ये है कि ये ऐसा प्रिंसिपल है जिसका मतलब है नो वन इज अबव द लॉ, भी कोई भी है वो लॉ के अबव नहीं है, मीन्स कानून के ऊपर कुछ भी नहीं है. सबसे सुपीरियर क्या है हमारे यहाँ पे? रूल है, लॉ है, चाहे वो कोई भी है. इवन प्राइम मिनिस्टर अगर कोई क्राइम करता है, इवन कोई सिंपल पर्सन करता है, तो सबके लिए इक्वल पनिशमेंट का प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. दस रूल ऑफ लॉ इज प्रोविजन मेड फॉर बोथ. तो रूल ऑफ लॉ सबके लिए बना है, मेड फॉर बोथ आर लिबर्टीज एंड ऑर्डर. हमारी एक तो लिबर्टीज बनी रही, मीन्स जो हमारी फ्रीडम है, और हमारे मीन्स हमको ऑर्डर देने के लिए, दोनों चीज़ें उसमें इंक्लूड है. द रूल ऑफ लॉ अलाउज अस टू लिव विद रिस्पेक्ट, डिग्निटी, विदाउट फियर और इनसिक्योरिटी एंड मेक्स ऑल सिटीजन इक्वल. रूल ऑफ लॉ हमें क्या अलाउ करता है? भी हम रिस्पेक्ट से रह सकें, डिग्निटी, आत्म सम्मान के साथ, बिना डर, बिना किसी इनसिक्योरिटी के. ये सभी ऑल मेक्स ऑल सिटीजन इक्वल, और ये सभी क्या है? सिटीजन्स को इक्वल बनाते हैं. इट इनेबल अस टू ऑर्गेनाइज आवर लाइव्स, और ये हमें क्या करते हैं, हमारी लाइफ क्या हेल्प करता है, हम अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर पाएँ, प्लान आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर को प्लान कर पाएँ, एंड रिजॉल्व आवर डिस्प्यूट्स इन अ लॉजिकल वे. और जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं, लड़ाई झगड़े वगैरह एक्सेट्रा जो भी, उसको हम एक लॉजिकल तरीके से सॉल्व कर पाएँ. मैनी इंस्टांसेस अबाउंड इन ह्यूमन सिविलाइज हिस्ट्री वर स्ट्रगल have been launched by the people to bring in rule of law. हमने बहुत सारे इंस्टांसेस देखे हैं, एग्जाम्पल देखे हैं सिविलाइज हिस्ट्री में, कितनी स्ट्रगल्स की हैं इस रूल ऑफ लॉ को लाने के लिए कि इसको लॉन्च किया जा सके. The most significant implication of the rule of law is the stipulation that government authority is exercised legitimately. सबसे important significant implication क्या है रूल ऑफ लॉ का? कि गवर्नमेंट अथॉरिटी एक्सरसाइज लेजिटिमेटली. जो हमारी गवर्नमेंट की अथॉरिटी है वो कैसे मतलब वर्क करती है? लेजिटिमेटली, मतलब लीगल तरीके से वर्क करती है, रूल के अकॉर्डिंग करती है, नॉट आर्टिबिटरली. आर्टिबिटरली क्या होता है? अपने मन से, मनमाने ढंग से, यानी कि कोई भी रूल फॉलो नहीं करना, जैसी इच्छा हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं फॉलो करती. हम लेजिटिमेटली काम करते हैं, लीगल तरीके से वर्क करते हैं. इट शुड बी डन ओनली इन अकॉर्डेंस विद रिटन पब्लिकली डिक्लेयर्ड लॉज वाज अडॉप्टेड एंड इन्फोर्स्ड इन लाइन विद द एस्टैब्लिश्ड एंड एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स. और ये कैसे किया जाता है? जो हमारा रिटर्न पब्लिकली डिक्लेयर्ड जो अडॉप्ट किए हुए लॉज हैं उनको एनफोर्स किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके प्रोसीजर को अडॉप्ट करके वर्क करते हैं. दिस प्रिंसिपल इज मीन टू बी सेफगार्ड अगेंस्ट विलफुल एंड आर्टिबिटरी गवर्नेंस
और ये प्रिंसिपल किसके लिए इज मीन टू बी अ सेफ गार्ड, और यह एक सेफ गार्ड की तरह है किसके अगेंस्ट, आर्टिबिट्रेरी जो गवर्नेंस होती है ना, जो अपने मनमानी तरीके से बुरे तरीके से वर्क करती है ना अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके अगेंस्ट ये एक हमारा सेफ गार्ड है। हैंस द रूल ऑफ लॉ डज नॉट फेवर आइदर एनार्की और डिक्टेटरशिप। रूल ऑफ लॉ ये किसको फेवर नहीं करती, एनार्की और डिक्टेटरशिप क्या होता है जिसमें एक ही किंग होता है या एक ही सर्वेसर होता है, एंड इट कैन नॉट एग्जिस्ट इफेक्टिवली विदाउट अ ट्रांसपेरेंट जुडिशियल सिस्टम। मतलब कि ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता इफेक्टिवली, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर ट्रांसपेरेंट जुडिशियल सिस्टम नहीं हो। मतलब कि जुडिशियल सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट, मतलब पता होना चाहिए भी गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, जो पब्लिक है उसको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज देयर एवोल्यूशन इन इंडिया। रूल्स यानी लॉज जो कानून है उनकी एवोल्यूशन इंडिया में कैसे, उसकी उनके जो ग्रोथ है मीन्स जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअली कैसे कैसे रूल्स बनने यहाँ पे स्टार्ट हुए। इन अर्ली फेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन लॉज वर मोस्टली आर्बिट्रेरी एंड लार्जली अनरिटन। हम पहले की जो अर्ली फेजेज है ह्यूमन सिविलाइजेशन की हम देखें तो लॉज कैसे थे, मोस्टली आर्बिट्रेरी थे, मतलब मनमाने थे, इलीगल थे, और लार्जली ज़्यादातर कैसे होते थे, अनरिटन होते थे, कहीं भी रिटर्न उनका डिस्कशन रिटर्न कहीं भी उनका नहीं मिलता था। लोकल कम्युनिटी नीड्स रिलीजियस बिलीव्स एंड कस्टम्स वर local communities needs religious beliefs and custom were the basis on which laws were framed। लोकल कम्युनिटी की नीड्स हैं, उनका रिलीजियस बिलीफ्स है और कस्टम्स जो उनके रीति रिवाज हैं वो ये बेस होते थे जिससे कि लॉज बनाए जाते थे पुराने ज़माने में। जब अनरिटन थे ना तो वो किस अकॉर्डिंग बनाते थे, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, जैसे उनकी नीड है उसके अकॉर्डिंग रूल बना लिया। रिलीजियस बिलीव है उनका भी, उनको पाप पुण्य टाइप भी, ऐसा करने से पाप होगा तो ये रूल बन गया है ना, उनके कस्टम्स उनके रीति रिवाज वगैरह उनके बेस पे उन्होंने रूल फ्रेम की। एंड दीज डिफर्ड फ्रॉम ग्रुप विद इन द सोसाइटी, और ये डिफर करते थे, मतलब ग्रुप टू ग्रुप ये वेरी करते थे। एक ग्रुप के जो रिलीजियस बिलीफ अलग हैं, दूसरे ग्रुप के रिलीजियस बिलीफ अलग हैं, दैट्स वाई। तो ये क्या है, सब जगह रूल्स भी अलग अलग होते थे, सभी के लिए कॉमन रूल नहीं होते थे। द कोड फॉर एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पनिशमेंट फॉर सिमिलर क्राइम और ऑफेंस वेरिड फ्रॉम केस टू केस। और जो कोड ऑफ एप्लीकेशन होता था लॉ का और जो डिटर्मिनेशन होती थी पनिशमेंट की, ये दोनों सिमिलर क्राइम के लिए अलग अलग होती थी। मतलब कि क्राइम अगर सिमिलर किया लेकिन ये केस टू केस पे डिपेंड करता था भी इसकी पनिशमेंट क्या होगी, कोई केस अलग है या कोई पर्सन अलग है जो क्राइम करने वाला है, तो ये उस पर डिपेंड कर। एंड नो यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्टेड इन द एप्लीकेशन ऑफ लॉज, और कोई भी यूनिफॉर्मिटी थी, मतलब एक जैसापन नहीं था, मतलब इक्वल नहीं था। यूनिफॉर्मिटी में आप हिंदी में इसको बोलेंगे भी एक जैसा नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं थी। एंड द यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्टेड इन द एप्लीकेशन ऑफ लॉज। पर्सनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स इन्फ्लुएंस द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। ये सारे ना इफेक्ट करते थे, पर्सनल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट क्या है, मतलब पर्सनल उनके रिलेशन अच्छे हैं तो वो रूल उनके लिए अलग हो जाएंगे, इस तरह से ये डिपेंड करता था। दस रेंडरिंग दैम अनरियलिस्टिक, तब ये इनको क्या बना देते थे, अनरियलिस्टिक बना देते थे, मतलब इस पर रियलिस्टिक नहीं लगते थे ये रूल्स होते थे जो पुराने टाइम में, वो अपने मतलब अपनी क्या बोलेंगे उसको फैसिलिटी के अकॉर्डिंग बना लेते थे, रियल नहीं थे। और एन इम्प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल भी नहीं थे। मोर ओवर द इंडियन सोशल ऑर्डर वॉज राइफ विद इविल एंड करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कास्ट सिस्टम। और तो और क्या था, इंडियन सोशल ऑर्डर कैसे थे, भरे हुए थे इविल करप्ट प्रैक्टिसेस से और कास्ट सिस्टम से। हमने देखा भी कास्ट सिस्टम था पुराने टाइम में, इविल प्रैक्टिसेस थी, सब्जुगेशन ऑफ वुमेन को दबाया जाता था, है ना, उनको मतलब दबाने का प्रयास किया जाता था हर टाइम में। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वॉज एट इट्स वाइडेस्ट, और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी वाइड फॉर्म पे थी, मतलब सभी इनइक्वल थे। दिस प्रिवेंटेड द फेयर एजुकेशन ऑफ लॉज। इसने क्या किया, एजुकेशन क्या होता है, एजुडिकेशन ये क्या होता है, मतलब एप्लीकेशन मीन्स अप्लाई करना, तो ये अप्लाई करना रूल्स को ना, लॉ को अप्लाई करने से रोकता था ये सब चीज़ें उनको। एज इन मोस्ट केसेस द अपर एंड इन्फ्लुएंशियल क्लासेस वर फेवर्ड, और ज़्यादातर केसेस में क्या होता था, अपर क्लासेस होती थी और इन्फ्लुएंशियस जो मतलब ज़्यादा डोमिनेटिंग क्लास होती थी सोसाइटी की, उनको फेवर किया जाता था, किसी भी तरीके से उनको फेवर मिलता था। वुमेन रेयरली रिसीव्ड जस्टिस एंड सोसाइटी लुक डाउन अपॉन वुमेन एंड थॉट देम टू बी इन्फीरियर टू द मैन फोक। और वुमेन को रेयरली कभी कभार ही क्या होता था, जस्टिस मिलता था, और सोसाइटी क्या करती थी, वुमेन को किस तरह से देखती थी, ये इन्फीरियर है मैन से। मैन फोक अगर मैन देखते हैं, मैन कम्युनिटी देखते हैं, उनसे इन्फीरियर माना जाता था, भी वुमेन्स उनके इक्वल नहीं है। Even the supposedly well-administered Mughal rime saw rulers who dictated law as per their personal whims and fancies। और हम अगर देखें वेल एडमिनिस्ट्रेटेड मुगल एम्पायर था ना, जो उनके जो रूलर्स थे ना, उन्होंने लॉ को कैसे डिक्टेट किया, एज देयर पर्सनल विम्स होते हैं
डिज़ायर्स कह लीजिए आप, विशेज़ है ना, उसके पर्सनल जो उनकी डिज़ायर्स थी, उनके जो अट्रैक्शन थे, इंटरेस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, रूल्स को डिक्टेट किया। एंड आर्बिट्रेट्स प्रिवेल्ड इन द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज, और यही तरीका था, मनमाने तरीके से इन्फोर्समेंट होता था लॉज का। द ब्रिटिश ड्यूरिंग द 200 year long rule in India framed laws which favored their own political and economical interest। जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो उन्होंने 200 years तक रूल किया इंडिया में। उन्होंने कैसे लॉ फ्रेम किए, जो कि किसको फेवर करते थे, उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, मतलब पॉलिटिकली उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, इकोनॉमिकली उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, ऐसे लॉ उन्होंने यहाँ आकर बनाए इंडिया में। दे एम्प्लॉयड देयर प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड रूल टू इम्पोज देयर सुप्रीमेसी ओवर द इंडियन पीपल। उन्होंने आके अपना कौन सा प्रिंसिपल चलाया, डिवाइड एंड रूल। भी उनको डिवाइड करो इंडियंस को, चाहे रिलीजन के नाम पे डिवाइड कर दो, चाहे इकोनॉमिकली बैकग्राउंड के नाम पे डिवाइड कर दिया, और फिर रूल करो, जिससे कि उनकी सुप्रीमेसी यहाँ पे आ सके इंडिया में। लॉज लाइक सेडिटेशन एक्ट 1870 एंड रोलेट एक्ट 1919 वर एनेक्टेड विच इनेबल दैम टू, ये दो लॉ आए थे जो बहुत ही बुरे माने जाते हैं। एक तो सेडिटेशन एक्ट था 1870 में आया, और रोलेट एक्ट, इसमें क्या होता था, ये क्या इनेबल करता था, विच इनेबल दैम टू अरेस्ट एनी पर्सन एंड होल्ड हिम और हर विदाउट ट्रायल। किसी को भी हम वो अरेस्ट कर सकते थे ब्रिटिशर्स, किसी भी इंडियन को, बिना किसी ट्रायल होता है, मतलब कोई भी FIR नहीं है, कोई केस नहीं है उसके अगेंस्ट, सीधा किस पे भी सस्पेक्ट हुआ, किसी पे भी शक हुआ, उसको उठा करके जेल में डाल देते थे। ये ऐसा एक्ट था, रोलेट एक्ट। लॉर्ड डलहौजी केम अप विद एन एक्सपेंशनिस्ट डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये हमने पढ़ा है चैप्टर 3 में, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पढ़ा है, जिसमें क्या होता था, विच अलाउड द ब्रिटिश टू ऑक्यूपाई एंड कंट्रोल ऑल सच टेरिटरीज दैट हैड नो नेचुरल मेल हेयर टू द रूलर। ये क्या करते थे, उन एरियाज को ऑक्यूपाई कर लेते थे, उनको उन पे कंट्रोल कर लेते थे, उन टेरिटरी पे जिनका कोई भी नेचुरल मेल हेयर नहीं होता था, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता था, कोई सन नहीं होता था, मतलब उनका रियल बायोलॉजिकल बेटा नहीं होता था, उन टेरिटरीज पे भी कंट्रोल कर लेते थे। इवन सच अ बेसिक नेसेसिटी एज सॉल्ट वॉज टैक्सेस, और जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, सबसे बेसिक नीड है ना सॉल्ट, नमक, उस पर भी टैक्स लगा दिया ब्रिटिशर्स ने। ऐसे ऐसे रूल बनाए। ऑल सच लॉज वर रिप्रेसिव एंड अगेंस्ट द विल ऑफ द इंडियन पीपल। ये सारे लॉज क्या थे, रिप्रेसिव थे, मीन्स दबाने वाले थे इंडियंस को, और इनके अगेंस्ट थे इंडियन पीपल के। इट वर these repressive laws which led the Indians to revolt and struggle for independence। और यही लॉज थे जिन्होंने इंडियन लोगों को क्या किया, मजबूर कर दिया रिवोल्ट करने के लिए, भी रिवोल्ट करें, है ना। हमने 1857 रिवोल्ट पढ़ा, और स्ट्रगल इंडिपेंडेंस के लिए वो स्ट्रगल करें, मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा परेशान किया, तो वो मतलब परेशान होके एकदम हद हो गई उनकी जब, तो मजबूर होकर उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया, भी हमें तो इंडिपेंडेंस चाहिए, सो दैट दे कुड हैव लॉज विच वर इन देयर इंटरेस्ट एंड नॉट मोर टूल्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश रूलर फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। फिर उन्होंने सोचा ताकि वो ऐसे कुछ रूल बना पाएँ या लॉ बना पाएँ जो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, ना कि वो उनको एक्सप्लॉइट करने के टूल हो, हथियार हो उनको बर्बाद करने के। इस तरह से वो चाहते थे कि जो उनके हैंड्स में आ जाए ब्रिटिश रूलर, या उनके बेनिफिट के लिए वो रूल, मतलब एक्सप्लॉइट ना किया जाए उन पर उनको। इस तरह से उन्होंने सोचा कि हम इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करेंगे ताकि ऐसे हमें एक्सप्लॉइट ना किया जाए। ग्रेजुअली मैनी इंडियंस बिगेन टू ज्वाइनिंग द लीगल प्रोफेशन। धीरे धीरे क्या है, बहुत सारे इंडियन लोग क्या है लीगल प्रोफेशंस में जुड़ गए, जैसे कि एडवोकेट का हो गया, जज का हो गया ना, ऐसे लीगल प्रोफेशंस जो होते हैं ना उनमें जुड़ गए। सम ऑफ विच रोज टू द रैंक्स ऑफ जजेस, कुछ जज बन गए। बिगेन टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ द इंडियन पीपल, उन्होंने इंडियन पीपल है ना, जो इंडिया के लोग हैं, उनके राइट्स को डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। दस विद द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट लीडर्स एंड लीगल प्रोफेशनल्स एंड द लीगल सिस्टम इन इंडिया इवॉल्व। इसी तरह से इंडिया में नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, लीडर्स और लीगल प्रोफेशनल्स वहाँ आए, लीगल सिस्टम शुरू हुआ। एंड मोर फेयर, रैशनल एंड रेलिवेंट लॉज वर फ्रेम। कुछ अच्छे, रैशनल, जो रीजनेबल थे, जो मिलते जुलते मतलब अच्छे थे उनके लिए, वो वाले लॉज उन्होंने बनवाने शुरू किए थ्रू ब्रिटिशर्स। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, द इंडियन गवर्नमेंट ब्रोट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही इंडियन पीपल ने लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया। एंड देयर आफ्टर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल in concert with legal professionals and learned citizen began to procedure and enacting laws that were in accordance with the desire and wishes of the Indian people। फिर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया तब इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने लीगल प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर इन लॉज को समझा, इन प्रोसीजर को समझा, इनके अकॉर्डिंग इंडियन पीपल के डिज़ायर और विशर के अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू किया। इन डूइंग सो वेरियस कल्चर, कॉम्युनल एंड सोशल एस्पेक्ट वर टेकन इनटू अकाउंट। और ये करते टाइम उन्होंने बहुत सारे लोगों के कल्चर देखे, कॉम्युनल और सोशल एस्पेक्ट देख करके ये
ये रूल्स बनाए, सो दैट द लॉज कुड बी मेड एज प्रैक्टिकल एंड सेंसिटिव टू द पीपल ऑफ एस्पिरेशन एज पॉसिबल। इसका रीज़न ये था भी जो लॉ बनाए जाए वो किस तरह से बने, जो प्रैक्टिकल हो, ठीक है, और सेंसिटिव भी हो, इंडियन पीपल की एस्पिरेशन है ना, जो उनकी इच्छाएं हैं उनके अकॉर्डिंग बना सके एज पॉसिबल, जितना हो सके उनके अकॉर्डिंग बनाए। द फाउंडेशन ऑन विच द एंटायर लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम स्टूड वॉज द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। जिस बेस पे ये खड़ा है रूल ऑफ लॉ पे, लीगल और जुडिशियल सिस्टम खड़ा है, कि उसका कौन सा प्रिंसिपल है, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग। ये स्टूडेंट हमारी जो प्रोसीजर रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, धीरे धीरे जब इंडिपेंडेंस मिली ना इंडिया को, तब उन्होंने इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग न्यू लॉ, वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।